स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम प्रस्ताव लाकर के खुश नहीं हैं, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा के लिए यह प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि स्पीकर सरकार की नहीं, पूरे सदन की आवाज है, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होने चाहिए। नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सदन में फिर से हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काटा। एसआईआर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने के लिए जैसे ही खड़े हुए, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। शिवराज ने पलटवार करते हुए ये कहा कि विपक्ष का तमाशा पूरा देश देख रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी। अब राहुल ने एक बयान देकर के इन आरोपों को कुछ हद तक साबित भी कर दिया। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस वालों को बब्बर शेर कहा था, अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने यह कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया है। एआई समिट पर शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। समित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी काम तमाम करने की बात कर रहे थे, तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देख करके खुशी होती है। अब ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी भी भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना के आर्किटेक्चर, योजनाकार और उसके कर्ता धर्ता थे। तृणमूल देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसके लिए टीएमसी ने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ बात कर ली है। गठबंधन में सहमति भी बन चुकी है। टीएमसी महाभियोग के प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग कर रही है। बता दें कि सीसी इस वक्त बंगाल दौरे पर है। हावड़ा में टीएमसी ने आज उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। कल भी सीसी का कालीघाट मंदिर के बाहर काले झंडे दिखाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सीसी ने कहा कि बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। एसआईआर पर जारी विवाद को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो या फिर पात्र वोटर को सूची में अपना नाम मिल जाए। सीसी ने आश्वासन दिया है कि एसआईआर में किसी भी पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। युद्ध के 11वें दिन भी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। चारों तरफ से बमबारी हो रही है। तेहरान में इजरायल ने न्यूक्लियर लैब पर अटैक किया। करज में अमेरिका ने भीषण बमबारी की। यूएस फोर्स ने तेहरान में एक नए तरह के बम से अटैक किया। बमबारी के बाद आसमान में नीली रोशनी निकली। रात में दिन जैसा मंजर नजर आया। उधर इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले कर रहा है। युद्ध में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। ईरानी फोर्स ने इजरायल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल से अटैक किया। रामल्ला इजरायली फोर्स के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। तेल अवीव में ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान लगातार निशाना बना रहा है। बहरीन में उस होटल में भी ईरान ने अटैक कर दिया जिसमें अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए थे। जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया कि अब ईरान 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने कहा कि दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। बता दें कि अब तक 1 टन से कम वॉरहेड की मिसाइलों ने इजरायल में काफी नुकसान किया। एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में भारी नुकसान हो सकता है और तबाही का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को एशिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 8.5% गिर गई, जिसके बाद प्रति बैरल की कीमत $92.50 पर आ गई। अमेरिकी तेल की कीमत $88.60 पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को जल्द खत्म करने वाले बयान के बाद से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर तेल पर दिखाई दे रहा है। खाड़ी की जंग ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया और इसे लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने बड़ा बयान दिया। अरामको का कहना है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो इससे कई देश तेल के लिए तरस जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद रहने से बड़ा तेल संकट भी आ सकता है। दुनिया भर में तेल की किल्लत जारी है, लेकिन भारत के पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक पड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा बाकी सोर्सेज से 70% तेल मंगाया जा रहा है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। रही बात एलपीजी की, तो बुकिंग टाइम्स बढ़ाने के साथ आउटपुट को भी 10% बढ़ा दिया गया। कमेटी के जरिए शॉर्टेज की निगरानी हो रही है। सरकारी सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं।
देश में बढ़ते कमर्शियल गैस संकट के बीच पीएम मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की। हरदीप पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी को मौजूदा हालात की पूरी इंफॉर्मेशन दी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। बता दें कि मिडल ईस्ट में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत में भी पड़ा है। देश में बड़े शहरों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई, जिसका सीधा असर अब होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का असर भारत में तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। कमर्शियल गैस की भारी किल्लत हो रही है। इस बीच घरेलू की गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिक सेक्टर्स के हिसाब से निर्धारित करने के आदेश दिए, ताकि घरेलू और आवश्यक क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में गैस लीक और संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरी को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि एलपीजी की किल्लत से लोगों की परेशानी न बढ़े। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है, जो होटल रेस्टोरेंट में एलपीजी की जरूरतों की जांच करेगी और उन्हें एलपीजी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तेल और गैस संकट को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने साफ कह दिया है कि सरकार स्टॉक को लेकर के देश की जनता को गुमराह करेगी। सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने रांची में पेट्रोल पंप से लेकर के गैस एजेंसियों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर देश में दिखने को लगा है। देश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत हो गई। मुंबई से लेकर के बेंगलुरु तक होटल, रेस्टोरेंट मालिक परेशान है। गैस सप्लाई न होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद हैं या फिर बंद होने जा रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सप्लाई कम हो चुकी है। होटल मालिक एसोसिएशन के मुताबिक मुंबई में 20% होटल बंद हो गए। कुछ दिन तक ऐसी स्थिति बनी रही तो 4 से 5 हजार होटल आने वाले दिनों में बंद हो सकते हैं। गुजरात के नाडियाद में शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत 1 करोड़ 21 लाख रुपए की विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस ने 42,000 से ज्यादा शराब की बोतलें बुलडोजर चलाकर के नष्ट की। बता दें कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यानी कि यहाँ पर शराब बंदी लागू है। बीते 4 साल में नाडियाद डिवीजन में प्रशासन ने 20 करोड़ से ज्यादा की शराब को नष्ट कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के मौलाना सलीम की टेंशन बढ़ गई है। मौलाना सलीम के खिलाफ यूपी के 83 थानों में एफआईआर दर्ज हुई। पूरे यूपी में मौलाना के बयान के खिलाफ आक्रोश है। लखनऊ, अलीगढ़, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। आरोपी मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन की ओर से कल पुतला दहन भी किया गया था। दिल्ली के तरुण मर्डर केस पर ओवैसी की पार्टी का शर्मनाक बयान सामने आया। दिल्ली एआईएमआईएम के अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में तरुण का मर्डर हो गया है। शोएब जमाई ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। तरुण जिम से लड़कों को साथ लेकर मारपीट करने पहुंचा था और इसी दौरान खुद को बचाव में तरुण की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। बता दें कि उत्तम नगर में होली के रात तरुण की हत्या कर दी गई। मुस्लिम पक्ष के 18 से 20 लोगों ने लाठी, डंडे और ईंट सरिया से उसे बेरहमी से पीटा था। आउटर नॉर्थ दिल्ली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के पुलिस ने बवाना हत्याकांड के 2 आरोपी मोहम्मद इरफान और ईश्वर पांडे को धर दबोचा। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी करके भागने की कोशिश की थी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों तरफ से करीब 11 से 12 राउंड गोलियां चली। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 640 अंक चढ़ करके 78,205 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 233 अंकों की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद निफ्टी 24,262 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी के शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में तेजी रही। शेयर मार्केट पर मिडल ईस्ट में चल रही युद्ध के कारण उतार चढ़ाव रहा। शेयर बाजार में आई तेजी से कई शेयर को फायदा हुआ तो वहीं कुछ को नुकसान हुआ। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस, आइकम मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स आज के टॉप गेनर्स रहे। दूसरी ओर बढ़त के बाद भी कई शेयर्स में गिरावट रही। इन्फोसिस, इटर्नल और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर से थोड़ा सा उभरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 36 पैसे की बढ़त रही, जिसके बाद 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपये 85 पैसे हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना यह है कि इसमें घरेलू शेयर बाजार में उछाल का भी असर रहा। सोने चांदी के दाम में आज तेजी दर्ज की गई है। सोने और चांदी की दोनों में काफी बढ़त हुई। 24 कैरेट सोने का दाम 1,616 रुपए की तेजी रही, जिसके बाद 10 ग्राम का भाव 1,61,915 रुपए हो चुका है। वहीं चांदी के दाम में भी 7,866 रुपए की बढ़त रही। तेजी के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,75,026 रुपए हो गई। दुनिया में चले तनाव के बीच सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहा। फरवरी महीने में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की रुचि कम हुई है। एएमएफआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में गोल्ड ईटीएफ में निवेश 5,255 करोड़ रुपए पर आ गया।
जो जनवरी के मुकाबले काफी कम है। दरअसल जनवरी में गोल्ड ETF में 24,040 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जनवरी में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट से लोगों ने ब्रेक लिया है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है।